NDTV में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और शदीद बहरान कह लें, सियासी महादराई कह लें, कशीदी कह लें, इसके बावजूद बहरहाल खुशाइन बात यह है कि OIC का जो इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है 22 और 23 मार्च को, उसमें इब्तदा में ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन की जानिब से बयान भी आया, ख़ासतौर पर बिलावल साहब के बयान को बड़ा संजीदगी से लिया गया। जो OIC के साथ साथ एक और पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि हम धरना देंगे, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि ये कौमी मसला है, ये किसी एक सियासी जमात का नहीं है, बल्कि ये रियासत का मसला है। इस एतबार से 22 और 23 मार्च का OIC का इजलास इसलिए बहुत अहम है कि इस वक्त जो इस खत्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस रीजन में जो चेंज आ रही हैं, उसमें कुछ 47 मुल्कों के कहते हैं जी वज़राए ख़ारजा मुतवक्किल हैं, 1-2 मुल्कों के सरबराह मुमलिकत का भी कहा जा रहा है कि वो मौजूद होंगे, और यकीनन कल और परसों इस पर तफसीली बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि इसके साथ ही शदीद महादराई और हंगामाराई उसके बाद ही हो सकेगी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हुकूमत हों, अपोजिशन हो, इन्होंने तमाम अपनी तारीख़ें जो 21 की थी, 22 की थी, 23 थी, आगे बढ़ा दी। और जैसे मैंने कहा कि एक तरफ सदारती रेफरेंस हुकूमत ने भेजा है, दूसरी तरफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। और अब बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि एक ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट मौजूद है, सारी सियासत सिमट कर सुप्रीम कोर्ट आ गई है, बल्कि अगर ये कहें कि सारा मलबा जो है वो गिरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एक फ़रीक बनकर आई है और उनके वकील का कहना है कि अरकान को आज़ादाना वोट डालने का हक़ होना चाहिए। उस पर एक जज साहब ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत, 95 के तहत वोट का हक़ सियासी जमात को होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी बहरहाल कहा कि अदम एतमाद की तहरीक से बार का क्या ताल्लुक़। उनका कहना था कि असम्बली की लड़ाई असम्बली के अंदर ही लड़नी चाहिए। अटॉर्नी जनरल हमारे फारूक नाइक साहब, उनका भी मुकालमा हुआ, और इस सारी हंगामा खेज सियासी और आइनी बहरान के हवाले से मैंने बड़े मुमताज़ माहिर कानूनदां, बल्कि मैं तो कहूँगा शामिल इंसाफ भी है उनकी किताब जो इन्होंने लॉ पे लिखी है, और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हमारे मोहतरम हामिद खान साहब। खान साहब शुक्रिया आपका। चले मैं आप बराह रास्त ये सवाल कर लूँ कि आपके ख्याल में, क्योंकि मैंने देखा था कि चौधरी तहसन साहब ने भी एक वक्त कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट बार को एक ऐसी शदीद महादारी के दरमियान एक फरीक बनना चाहिए था? मैं समझता हूं नहीं बनना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि बार का रोल न्यूट्रल होना चाहिए और सियासी जमात के साथ उसकी कोई वाबस्तगी नहीं नज़र आनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप लोग जब प्रेसिडेंट होते थे या और आसमा जहांगीर, अली अहमद को कभी सुप्रीम कोर्ट बार किसी कन्फ्रंटेशन में पार्टी नहीं बनी। भोन साहब ने तो इससे पहले भी आपको याद होगा सियासी कन्फ्रंटेशन में नहीं। अच्छा जी, मैंने इससे पहले भी आपको याद होगा कि भोन साहब थे जी जी नहीं, मैं कह रहा हसन भोन साहब इसमें भी आ गए थे फरमा रहे हैं कि जी 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 सॉरी खान साहब जी, आपने क्या सवाल पूछा? मैंने कहा इससे पहले जो नाअहल करार दिया गया था नवाज शरीफ को और गालिबन जहांगीर तरीन को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार फरीक बनी थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल नहीं कर सकें, हम कन्फ्रंटेशन सड़कों पर करें, लेकिन जो माजी में जिस तरह होता रहा कि सारा मलबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट पे गिरा देते हैं। फिर जब अदलिया ये फैसला देती है, जैसे नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने दिया, तो फिर उनको फिर यानी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों दिया। ये पास में और भी आपने देखा होगा। इसलिए क्या आपको ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को फिर इस केस को लेना था? इसको उन्होंने जैसा कि लिया भी कि अब हम प्रोसीडिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हामिद खान साहब जी, मैं समझता हूं कि अंदरी हालात उन्होंने बहरहाल इसमें समात शुरू की है। मुझे यकीन है कि वो जो भी फैसला करेंगे उसमें पार्लियामेंटी जो आज़ादी है, पार्लियामेंट का अपना जो एक तकद्दुस है, उसको वो सामने रखते हुए
पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सवाल उनसे पूछा गया है और बगैर असरअंदाज हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर या पार्लियामानी कार्रवाई पर अगर उस सवाल का जवाब देते हैं तो वो जवाब देना बनता है। मैं ख़ास इसलिए कह रहा था कि ये सवाल भी जब उठा, जो उनके वकील आए जो मंसूर साहब थे, और उन्होंने एक आर्टिकल की तशरीह भी कर दी कि जो मुनहरिफ अरकान को आज़ादाना वोट देना चाहिए, लेकिन 63A और गालिबन आर्टिकल 95 का भी जिक्र हुआ कि उसके तहत जो है अब वोट जो है वो फ़र्द का नहीं सियासी जमात का है। आपको इल्म है कि माजी में ऐसा होता रहा ना कि पूरे पूरे ग्रुप बन गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए। अब जो तशरीह आइन की होती है कि रुकन को वो नाअहल करार दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी दो सवाल उठते हैं कि नाअहल उस वक्त करार दिया जाएगा जब वो पार्लियामेंट के अंदर चला जाए, तहरीक एतमाद के बाद उसको पहले नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने रेफरेंस दे दिया है। हाँ साहब, हाँ वो बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि मिसकंसेप्शन है गवर्नमेंट का कि वो इस किस्म के रेफरेंस भेज सकती है। ये तो मामला आर्टिकल 63 ये बहुत वाजे है। ये तो सिर्फ जब वो कोई डिफेक्ट करेगा मेंबर नेशनल असेंबली का, उसके बाद उसके खिलाफ उसका पार्टी हेड एक्शन ले सकता है और उसका भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है। और आखिरकार ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाना है और आखिरी जो नोटिफिकेशन करना है डी सीट करने का। मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ, ये डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन नहीं है, आर्टिकल नहीं है, ये डी सीट करने का है। यानी एक शख्स जो अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन पर, वो उसको डी सीट किया जा सकता है प्रोसेस के तहत। और डी सीट करने का मतलब ये है कि उस वक्त वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइंदा के लिए भी वो इलेक्शन लड़ने से बाहर हो गया है। इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती आर्टिकल 63A के तहत। लेकिन ये तो है ना कि ख़ास आप वो बाकायदा खुलेआम सिंध हाउस में चले गए, वो पिकनिक का माहौल था, उनका अपने कायद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पार्टी के सरबराह के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी ये सीट आपको उनकी वजह से मिली है, जिस पार्टी की वजह से मिली है। जब आपने और क्या रह गया, जो आप मुनहरिफ का लफ्ज़ किया, आप तो बागी हो गए। आप तो ना उस क़यादत को मान रहे हैं, ना उस प्रोग्राम को मान रहे हैं, ना वो बुला रहा है, वो उसके कहने पर नहीं आ रहे। तो इससे ज़्यादा क्या होगा? उसके बाद भी उन्हें जाने दिया जाए? इसके बाद फिर वही जो खरीदो फरोख्त और या वफादारियाँ बनने, फिर पहले बेहतर ये नहीं था कि वो रिज़ाइन दे देते? मॉरली भी उनका बनता है ना कि अखलाकी तौर पर उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए था। देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अखलाकी हवाले से बिल्कुल ठीक है। वैसे भी नामुनासिब था उनका किसी और पार्टी के किसी जगह पर अपने आप को छुपाना या वहाँ पाया जाना, तो वो अपनी जगह है। लेकिन एक आइन का एक अपना तसलसल है। आइन के तहत जो शिके हैं उसको जिस तरह से वो शिके हैं उसी तरह पढ़ना चाहिए। आप उसमें नए मतलब नहीं डाल सकते। और जो प्रोसेस जिसको हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं आइन में दिया है, उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। लिहाजा इस बात पर कि एक शख्स जो है वो मुनहरिफ हो गया है, तो मुनहरिफ होने की सज़ा तो आइन ने दी है कि आप अगर मुनहरिफ उस वक्त होगा जब वो अपना वोट पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ डालेगा, उसके बाद से फिर कार्रवाई शुरू हो सकती है और कार्रवाई शुरू हो के उसको अपनी सीट से हाथ धोने पड़ेंगे ड्यू प्रोसेस के बाद। तो आपने आइन को फॉलो करना है। आइन जो कहता है, आइन जो इख्तियार देता है, उसके मुताबिक आपने चलना है। उससे पहले ये चीज़ नहीं हो सकती जब तक कि उसका एक्ट ना हो जाए, जब तक वो मुनहरिफ होकर वोट खिलाफ ना डाल दे, तब तक आप उसको मुनहरिफ रुकन नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन खास साहब अगर पार्टी का सरबराह ये कहता है, जिस तरह वो पार्टी के इजलास में तमाम अरकान को बुलाता है, या पार्टी का सरबराह ये कहता है कि आपको अगर फ़लाँ बिलावल ने या शहबाज शरीफ ने या चौधरी ने खाने पे बुलाया है तो आपको खाने पे नहीं जाना है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मकासद के लिए बुला रहे हैं। इसी तरह जब वो रुकन असम्बली, जब पार्टी ये कहती है कि आपको असम्बली के अंदर नहीं जाना, वो जब अंदर दाखिल होगा तो स्पीकर ये कहेगा कि सॉरी, पार्टी के सरबराह ने यह कहा है कि आपको यहाँ नहीं आना था, आप मुनहरिफ हो गए, इसलिए आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आप वोट यहाँ वोट तो जी
नहीं, स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को कहे कि निकल जाओ या वोट मत डालो या तुम्हारा वोट नहीं मैंने काउंट करना। स्पीकर का ये काम नहीं है। आइन के तहत उसका काम है कि जो भी नेशनल असेंबली का मेंबर है, चाहे पार्टी की मर्जी या मर्जी के ख़िलाफ़ वहाँ चला गया है, उसको पार्टिसिपेट करने दे, उसको वोट भी करने दे और उसका वोट भी काउंट करे। ये स्पीकर के पास किसी को इस डिस्क्वालीफाई करने का, वोट डालने से कोई इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा स्पीकर को वैसे ही न्यूट्रल होना चाहिए। स्पीकर का एक दफ़ा जब स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो पार्टी से अबव हो जाता है, उसको सारी पार्टीज़ को बराबर का डील करना चाहिए, उसको न्यूट्रल नज़र आना चाहिए। सारी दुनिया में सिवाय एक एक्सेप्शन है अमेरिका की, जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो स्पीकर होता है वो पार्टिजन होता है ट्रेडिशनली, और किसी भी पार्टी कहीं भी हाउस ऑफ कॉमन्स लेते और भी उसका स्पीकर पार्टिजन नहीं हो सकता, वो किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं वहाँ कर सकता, उसको हाउस को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन खान साहब ये तो था ना जो पहले कि अगर आपको याद होगा कि, बल्कि मुझे आप तो इस पर उस्ताद हैं, इसके अथॉरिटी हैं, कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक चट्ठा ने बनाया या बेनज़ीर के लोग निकले, यानी ये तो रोकने के लिए किया गया था ना कि आप एक पार्टी से मुंतखब होकर आते हैं, लोग उस निशान को वोट देते हैं, वो उस कायद के वोट होते हैं। आप एक गैर अखलाकी हरकत करके उसको आइन और आइन भी तो किसी अखलाकियत के ताबे हो, कानून भी तो किसी उसको फॉलो करे अखलाकियात को, कि अब आप कह रहे हैं कि जनाब हमें 3.5 साल 4 साल बाद आप उनके घर चले गए, उनके वहाँ बैठे हुए हैं आप, और कह रहे हैं जनाब हमें हमारे साथ ये सलूक हुआ, हमारे साथ। तो ये जो आपकी जो आला अदालतें या आपका आइन इतना गैर अखलाकी, गैर आइनी, और इसको ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उसको इंडोर्स करेगा कि जो चाहे करें। 8-10 लोग जो नॉन एंटिटी थे, दूसरी पार्टियों में आए, MNA बने, मिनिस्टर बने, अब आप ये कह रहे हैं। ये सही कहते हैं आप, ये अखलाकी तौर पर ये ठीक नहीं है, इसीलिए तो उसकी सजा तयन की है आइन ने। तो सजा पहले मिलनी चाहिए, वो कत्ल कर देगा फिर सजा देंगे आप। ये तो यानी इक़दाम कत्ल और कत्ल में फ़र्क होता है ना। कत्ल से पहले आप कैसे किसी को कत्ल का मुजरिम बनाएंगे? अगर एक पिस्तौल लेके दाखिल हो गया आपके घर में, इसके मैंने आपको मारना चाह रहा था ना, तो उससे पहले जब वो मार देगा तब कहेंगे पकड़ेंगे। घर में दाखिल होना ये इसी में तो है ना, आप जो कह रहे हैं दुरुस्त है कि इखलाकी तौर पे गलत है। कोई आपके घर में अगर दाखिल हो जाए में तो इसकी गुंजाइश है जी, घर में दाखिल हो जाए तब की बात है ना। वो दोनों तरफ आर्गुमेंट जाता है, उनका वहां पर पाया जाना भी ठीक नहीं था, और जो उस सिंध हाउस पर हमला किया है वो भी बिल्कुल गलत था, वो भी जो है कानून के खिलाफ था। तो ये दोनों चीजें गलत हुई हैं। यानी ये वही जो मैं कह रहा हूँ, इसमें यही वाली बात है ना, इक़दाम कत्ल और कत्ल। इक़दाम कत्ल पे वो केस नहीं बनता और कत्ल पे होते आता है। इसमें भी यही है कि एक आदमी जब वोट दे देगा अपनी पार्टी के, अपनी क़यादत के खिलाफ, तब तो वो मुजरिम हुआ, लेकिन वो इस इरादे से वहाँ गया है, ये उस वक्त तक उसको मुजरिम नहीं करा दे सकते। नहीं करार दे सकते। हो सकता है वो 1 मिनट पहले अपना इरादा बदल ले, फिर क्या करेंगे, फिर आपका वोट नहीं काउंट करेंगे। तो इसलिए जब तक कोई एक्ट नहीं हो जाता, जो कानून है वो एक्ट के खिलाफ, जब आप कोई काम करते हैं उसके खिलाफ जो है, उसके खिलाफ जो है एक्शन में आता है, उससे कबल नहीं, इंटेंशन पर नहीं आता। सिर्फ इंटेंशन क्या है क्या नहीं है, इंटेंशंस तो एक्ट से पहले बदल सकती हैं। तो इसका मतलब ये, अगर मैं कहूँ खान साहब हम कानूनी मुशगाफियों में, वो तो खैर आपसे क्या कहूँ, यानी इतने तवील जद्दोजहद के बाद, और हम जो 18वीं तरमीम पे बड़े तमगे लिए थे इन लोगों ने, उसके बावजूद वही नहज आ गई, लोगों को खरीद व फरोख्त, सियासी वफादारियत रोकना, पार्टियों का उसी तरीके से आमिराना रवैया, तो वहीं खड़े हो गए ना फिर हम खान साहब, और सब मलबा फिर सुप्रीम कोर्ट पे गिराना। इसको जी देखिए, बात ये मलबा, हाँ वो ज्यादती है कि अदलिया को खाम खा घसीट लेना, लेकिन आप उनका भी तो देखें ना, जो दूसरे पार्टियों से लोग भागे हुए अपनी पार्टी में ले लेते हैं, जो लोटों को भर लेते हैं पार्टी के अंदर, वो फिर बाद में जब वो फसली बटेरे ले लेते हैं पार्टी के अंदर, तो फिर उनको पता होना चाहिए कि वहाँ से उड़ के यहाँ आए हैं, यहाँ से उड़ के कहीं और भी चले जाएंगे। इसलिए शुरू से हमारा ये मौक़िफ़ था कि भाई ऐसे लोगों को पार्टियों में मत लो,
नए अच्छे लोगों को पार्टी में लेके आओ। लेकिन आप अगर इक़्तिदार की खातिर हर किस्म के लोग भरने शुरू कर देते हैं पार्टी के अंदर, तो फिर आप उसके नतीजे के लिए भी तैयार हो जाएं कि आज ये आपके लिए काम आए हैं, ये लोटे कल किसी और के लिए काम आएंगे। बिल्कुल खान साहब, आपने मेरे ख्याल ये बुनियादी बात कही और यही कहा गया कि जो 51 कमोवेश हैं MNA ऐसे, ये कभी काफ में रहे, कभी पीपल पार्टी में रहे, कभी नून लीग में रहे, फिर आए फिर गए। और ये जो आप, मुझे इल्म है कि PTI की बानी अरकान में से हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो एक साफ व शफाफ पार्टी में, एक तब्दीली पार्टी में आए थे, वो मायूस होकर बैठ गए और आज फिर उस क़यादत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल फरमाया। शुक्रिया हामिद खान साहब आपका। और जैसे मैंने कहा कि अब सारी सियासत सिमट कर सुप्रीम कोर्ट आ गई है। ब्रेक के बाद आऊँगा तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एहसन भवन साहब मेरे साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इससे पहले कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट एहसन भवन के पास जाऊँ, देखिए जो मैंने कहा ना, सियासी माजराई किस उरूज पर है। आज तो अपोजिशन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आ गई, लेकिन खान साहब जलसे जुलूस जारी हैं, क्योंकि उन्हें नोटिस भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिल रहे हैं। कल के जलसे में भी उन्होंने वही बयानिया जारी रखा जिस पर अपोजिशन कहती है कि जनाब बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गालम गलौज पर आएँ। पर नहीं, आप इसको देखिए, ये गालम गलौज बाजारी ज़बान है, लेकिन खान साहब की अपनी ज़बान है ना, धरने वाली। देखिए, ये छाना बाना के दिन चले गए हैं। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। इन डाकुओं ने जमा होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNAs उनके ज़मीर की कीमत लगा दी है। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। तो खान साहब ने बहरहाल ये दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ, लेकिन हुकूमत बहरहाल देख रहे हैं जो कुछ, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया, बल्कि कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, लड़ेंगे। और आज अपोजिशन जब सुप्रीम कोर्ट बार में सदारती रेफरेंस गया और सुप्रीम कोर्ट बार इसमें फरीक बनी, तो सारी अपोजिशन, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। हम सियासी जदोजहद पार्लियामान में लड़ने में यकीन रखते हैं और आईनी और कानूनी जदोजहद या अदालत में हम यकीन रखते हैं। तो आज हम अदालत के एहतराम में, इज़्ज़त में, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा आईनी हकूक़ का दिफा करने वाला इदारा है। सारे जमातों की क़यादत के बिलावल साहब ने लेकिन ये भी साथ साथ कहा था कि हम सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं, अपनी लड़ाई अदालत में नहीं लड़ते, कि आप उनको इल्म है कि जो माजी में अदालतों ने उनकी पार्टी के साथ किया। और शहबाज शरीफ साहब कदर भी बयानिया या मौक़िफ़ सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर का और उनके तमाम उनके ज़ुमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवामी मुफाद में ये पटिशन उन्होंने दाखिल की। लेकिन हमारी बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी। आपका कहना है कि ये आइन से इनहराफ है। और आप देख रहे थे कि साबिक सुप्रीम कोर्ट के सदर तो ये कह रहे थे कि बार को पार्टी नहीं बनना चाहिए। भवन साहब चलें, ये तो किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ये तो है ना कि हमने एक बार फिर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, गवर्नमेंट भी जो है सदारती रेफरेंस देकर सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि तशरीह करें, और सुप्रीम कोर्ट बार भी गई जिसको शहबाज शरीफ साहब बैक कर रहे थे, फिर सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पे गिरा दिया। भवन साहब, बात यह है कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हमने हमेशा आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी के लिए बात की है, बार नुमाइंदा बात की है।
और इसमें हम ये चाहते हैं, आपको पता है बरेलवी साहब, हमारा बड़ा फ्रेजिल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मौजूदा हालात में मुझे एक गैर संजीदगी सी नजर आ रही है, जो कि आइन के सारे जो कायदे कानून हैं उनको बाईपास करते हुए चीजें चलाई जा रही हैं, जिससे मुझे ये खदशा महसूस होता है कि कहीं खुदा न खास्ता इस जमहूरियत की बसात लपेट ना दी जाए। तो इसको बचाने के लिए, आईनी अमल को जारी रखने के लिए हम एक पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट लेके गए। भवन साहब, हम तो ये कहते हैं ना कि जमहूरियत का मंबा तो पार्लियामेंट होती है। हम सब आप कहते रहे कि जनाब को की कुव्वतों को मदाखलत की जरूरत नहीं, चाहे वो अदलिया हो या फौज हो, तो फिर बालासर तो नहीं हुई ना। इसका मतलब है आप समझते हैं कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई? ये बात बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैंने आज भी ये बात की मीडिया के सामने। पहले जर्नैल थे, कभी कभी हम अदालतों को मुर्दे कराते थे कि अपनी जजमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो प्रोविजन रिडंडेंट कर दी हैं। लेकिन आज मुझे आप देखें, अदालत में ये हुआ कि जब 8 तारीख को हो गया, तो आज 21 तारीख को पूरे 14 दिन हो गए, तो अजलास जो है वो भी बुलाने के लिए उस 25 तारीख, मीनिंग देयर बाई कि आइन की जो प्रोविजंस हैं वाजे 54 और 95, ये सारे की सारी बालाए ताक रखते हुए स्पीकर साहब ने ये सारा कुछ कर रहे हैं। और कल को स्पीकर के खिलाफ कल जब रेफरेंस आएगा अंडर आर्टिकल 6, तो आप कहेंगे कि ये पार्लियामान जो है ये उसने क्या किया। अब गुजारिश ये है कि अब पार्लियामान, जिसके लिए हम सारी जिंदगी जिदोजहद करते रहे हैं, उसमें स्पीकर का ओहदा, जिसे हम हमारा आइन भी न्यूट्रल समझता है, वो अगर ये अमल शुरू कर दे तो कहाँ जाएंगे? ये मौजूद दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और क्या पूरे का पूरा मुल्क और पार्लियामेंट दैट कैन बी लेफ्ट एट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर? भवन साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई पार्टी तो नहीं है, आप तो वकला की तंजीमें हैं ना। सियासी पार्टियां क्यों नहीं गई उसमें? और फिर आपको इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? यही मियाँ साहब को जो है बाहर कर दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया था। आपका क्या ताल्लुक? सॉरी टू से, ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट बार इसमें क्यों पार्टी बनी? चीफ जस्टिस ने भी ये कहा, बार का क्या बार एसोसिएशन होगा, इससे क्या ताल्लुक? वो एक लीगल क्वेश्चन के हवाले से उन्होंने बात की कि बार का ये मौकफ है, तो मैंने उठ के कहा कि बिल्कुल दिस इज द कोर इशू, और बार का यही मौकफ है जो आपने सारा कुछ देखा। उन्होंने कहा बस ठीक है, यू कन्फाइन योरसेल्फ टू दिस प्रोपोजिशन कि आइन का आर्टिकल 95, 54, और तीसरी बात यह है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना होनी चाहिए, हर मेंबर पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन करके उसे पार्लियामेंट के अंदर एंटर होने की इजाजत होनी चाहिए। जिस बात भी, इससे ज्यादा हमारी रिलीज ही नहीं है। हमने बाकी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने अपनी अपनी बात करनी। लेकिन मोहन साहब, फिर ये आइन हो, पार्लियामेंट हो, कानून हो, इसमें कहीं अखलाकियात का दखल नहीं है। यानी आप इलेक्ट जिस झंडे पे हुए हैं, जिस निशान पे हुए हैं, जिस टिकट पे हुए हैं, जिस कायद के कहने पर आपको वोट देने, उसे छोड़ के आप सिंध हाउस चले जाएं, वहाँ आप पिकनिक मनाएं और कहें जी तो फिर हाउस ट्रेडिंग कहा जाएगा, तो आप फिर छांगा मांगा को इंडोर्स कर रहे हैं ना। इसीलिए तो आइन में फिर एक नया कानून आया कि आप अगर मुनहरिफ होंगे तो या तो आप छोड़ें अपनी सीट, फिर इलेक्शन लड़ें, या फिर आप नाअहल हो जाएंगे। वो 63 है, वो 63A है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और यही बात आज जब बात हुई तो रोस्टम पे अटार्नी जनरल और फारूक नाइक साहब के दरमियान मुकालमा हुआ, क्योंकि बाहर पे इस इशू से थोड़ा सा साइड पे देखती है। तो उन्होंने कहा जी हम हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं, तो फारूक नाइक ने कहा कि अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है और इसी हॉर्स ट्रेडिंग को आपने जायज करार दिया। मेरी बात समझ रहे? इसलिए हर यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहता है और चलाना चाहता है।
फिर भवन साहब, फिर मामला लार्जर बेंच बैठेगी 24 मार्च को, 25 मार्च को पार्लियामेंट का इजलास होगा, लार्जर बेंच में बहस चलेगी, तो तहरीक एतमाद तो पसमंदर में चली गई, जो अब 25 को तो वैसे भी नहीं आ सकती क्योंकि वो मुलतवी हो जाएगा इजलास। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट तो बड़े लंबे चलती है ना चौधरी साहब, एहसन भवन साहब। नहीं, तहरीके अदम एतमाद पास मंजर में नहीं चली गई। तहरीके एतमाद के हवाले से चीफ साहब ने बिल्कुल ये वहाँ बेंच ने कह दिया कि वो साइड बाय साइड अकॉर्डिंगली चलेगा जो अपना है। तो बाकी रही ये रेफरेंस की बात, तो रेफरेंस जो है ये फ्यूचर के हवाले से हम इसको देखो कैसे हमने डिसाइड किया। शुक्रिया एहसन भवन साहब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एहसन भवन साहब मौजूद थे, जो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बने हैं, ख़ासतौर पर जो कन्फ्रंटेशन चल रही है। और कल लाहौर में था, और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के बाद मेरी चौधरी एहसन साहब मुमताज़ माहिर क़ानून हैं, उनके साथ बिलमुशाफ़ा बराह रास्त गुफ्तगू हुई। तो ब्रेक के बाद में जब मैं आऊँगा तो चौधरी एहसन साहब का मौक़िफ़ देखिए कि इस पूरे क्राइसिस पर क्या कहते हैं। चौधरी एहसन मेरे साथ हैं, लाहौर में आया हूं। तो चौधरी साहब, पॉलिटिकल नहीं, आइनी तौर पर जो इतना इब्हाम, आपने तो माशाल्लाह बहुत केसेस देखे हैं, बड़े बड़े सुलझाए हैं। हर आदमी सवाल कर रहा है तहरीक एतमाद के लिए 172 बंदे जाएंगे नहीं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, उसमें जाएगा तो जो लोग मुनहरफ हो चुके हैं वो वोट डाल सकेंगे नहीं। बेशुमार सवाल हैं। आपका आइनी उसमें सियासी दबाव क्या कहता है? आइन में कोई इतना इबाम नहीं है। आइन में बड़ा साफ़ और वाज़ेह सूरत हाल है। आइन में वाज़ेह इस तरह इस हवाले से है कि आइन में जो 63A है वो बड़े साफ अंदाज में कहता है, नंबर 1 कि जो अपने हेड ऑफ पार्टी या पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट देगा वो अपनी सीट लूज़ कर देगा। नंबर 2 कि जब वो वोट डालेगा तो वोट उसका काउंट होगा, खा वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हो, वो MNA बरकरार रहेगा। तीसरी बात ये कि वो MNA तब उसकी अपनी सीट से महरूम होगा जब वो नहीं वोट कर चुकेगा, नहीं सिर्फ जब पूरी कार्रवाई के बाद लीडर ऑफ द पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन बाकायदा ट्रायल के बाद उसके ख़िलाफ़ ये फैसला देगी कि उसने वोट पार्टी के खिलाफ दिया है और गलत दिया है। अब ये है कि इमरान खान के बारे में कहते हैं ज़िद्दी आदमी है, वो क्या कर सकते हैं? अब उनके कहते हैं ऑप्शन कम होते गए हैं, तहरीक एतमाद नहीं आती तो वो असेंबली तोड़ देते, और उनके बंदे कम होते जा रहे हैं, इत्तेहादी छोड़ रहे हैं। ऑप्शन क्या है? अब समझें बंद गली में गए। हाँ, इमरान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद गली में ले गया है। उसकी ये पास देखे ना, उसने ये तो कोई बात ना हुई कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ ही मिलाने को तैयार नहीं हूँ। अब अगर हाथ ही नहीं मिला सकता प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन से, चाहे कितना भी इख्तलाफ हो, इख्तलाफ सख्त हो, तो उसके बाद वो जो पार्लिमानी सिस्टम है वो सारा जैम हो जाता है, और उसके जो उसमें वो बात नहीं रह सकती, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारा बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। और इमरान खान ने अपने आप को कतई तौर पे आइसोलेट कर दिया, ये उसको ज़्यादा मुश्किल पड़ी है। उसके बायस उसके इत्तेहादियों को उसको छोड़ना आसान हो गया है। और अब जब ये 24 अरकान अगर राजा रियाज दुरुस्त है
और राजा रियाज बड़ी अजीब अजब बात करता है। राजा रियाज कहता है कि 24 मेरे हम ज़्यादा हैं, पर मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ 24 टिकट दे सकती है। अब इसका मतलब है ये तो सौदाबाजी है। इसका मतलब है 24 जो भी दिए उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी कसूरवार है, और जो रिश्वत देने वाला है वो भी कसूरवार है, जो लेने वाला वो भी कसूरवार है। और इसमें और वो बार बार कहा जाता है, मैं इसमें बड़ा हैरान हूँ कि हम टिकट ले रहे हैं और टिकट मिलेगा, और टिकट अब सौदा टिकट पे हो या कार पे हो या प्लॉट पे हो, किसी पे हो, सौदा सौदा है और वो बराबरी है। अच्छा, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो लीडर या अपोजिशन पर एतमाद हो, यानी वो प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसकी काबीना होगी, क्या ये सेटअप इस तरह बनेगा? नहीं, फिर दोबारा सेशन, वो तो लीडर ऑफ द हाउस को डिटरमिन करने के लिए ये तो सेशन होगा, इस नतीजे तक पहुंचेगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर को एतमाद है कि नहीं। अगर एतमाद हुआ तो मामला जारी रहेगा, अगर एतमाद उसका वोट 172 वोट ना मिले तो फिर ये सेशन उस अनाउंसमेंट के बाद कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट पड़े हैं और वज़ीर आज़म अब वज़ीर आज़म नहीं रहा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद सदर को नया इजलास बुलाना पड़ेगा जिसके जिसके ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा जाएगा कि ये जो सेशन है ये नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगा। फिर उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें भी डिवीज़न होगी, उसमें भी हो सकता है 3 कैंडिडेट्स आ जाएं, 4 कैंडिडेट्स आ जाएं। और आखिर अगर मैं ये पूछूं कि कोई अब ना इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, पहले आमतौर पर बूटों की चाप सुनाई दे रही थी, जो तसादम की सूरत हाल है, आप ऐसा कोई सूरत देख रहे हैं कि जमहूरियत की खुदा न करे बिसात निपट जाए? क्योंकि हुकूमत जलसे नहीं करती, अपोजिशन करती थी, इमरान खान भी जलसे करने जा रहा है। आप इस्लामाबाद में कोई तसादम ऐसा देख रहे हैं जो तीसरी कुव्वत में अगर 1 मिलियन का इरादा जो किया है, मैं कहता हूँ लाख आदमी भी ले आए, गवर्नमेंट लाख आदमी ले आए और अपोजिशन भी लाख आदमी ले आए, तो वहाँ तो तसादम का काफ़ी इम्कान है। और अगर तसादम इस किस्म का हो गया, सर फटने शुरू हुए, तो रावलपिंडी वाला ही आएगा। पिंडियों को ही रोक सकता है? नहीं, रोकने तो रोक सकते हैं, पिंडी वाले का काम नहीं आना, लेकिन ये जो है आपस में बामी तौर पे एहतियात करें और मोहतात रहें तो वो रुका रहेगा। सूरत हाल मायूस कुन है? कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती।